हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकुंद लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरी दोस्त शारदा योगी जी द्वारा लिखित कहानी मासूम मोहब्बत। आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 13। उस दिन तेरे पापा पछतावे की आग में चल रहे हैं। तुझसे नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। जब जगदीश की मौत हुई थी तब भी तेरे पापा तुम्हें घर वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में मनहूसियत का वहम भर दिया था। मैं तुम बाप बेटी के बीच जहर घोलती रही। मेरे दोनों बेटे सिर्फ पैसों के लिए ही अपने पापा के बारे में पूछते, और विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने के बाद तो उनका व्यवहार ही बदल गया। बिना बात का गुस्सा निकालते, बदतमीज़ी करते। लेकिन मैं बेटों के मुंह में तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहती रही। शायद इसी वजह से मैं अकेली रह गई। तुम्हारे पापा भी काशी चले गए और अपने पापों का प्रायश्चित करने। कौशल्या ने रोते हुए कहा, तो आपने कौन से पुण्य किए हैं, आप भी चली जाती उनके साथ। आदित्य ने गुस्से से कहा, मैं जाना चाहती थी लेकिन वो मुझे सोता हुआ छोड़कर आधी रात को चले गए। कौशल्या ने कहा, तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो काशी ही गए हैं? आदित्य ने पूछा। उन्होंने खत छोड़ा था जिसमें अपनी बची सारी जायदाद कंगना के नाम करने और काशी जाने की बात कही थी। पापा ये कैसे भूल गए कि उनका प्यार मेरे लिए हर जायदाद से अनमोल था, जिसके लिए मैं बचपन से तरस रही हूँ। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। आप उन्हें मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दूंगी। कहते हुए कंगना आदित्य के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तो पापा द्वारा कहा गया पहला शब्द मनहूस भी खुशी खुशी कबूल कर लिया, क्योंकि मेरे लिए वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं, वे सफल है, आत्मविश्वासी है। इन सब के पीछे पिता के स्नेहिल संबल की बड़ी भूमिका है। इस रिश्ते का लगाव और चाव इतना गहरा होता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी कितने ही घरों में पिता हाथ थाम कर कहते हैं कि मैं हूं ना, मेरी बिटिया, तुम डरो नहीं। खुशियों और कामयाबों की असंख्य राहें खुलेंगी जब मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर हौसले से आगे बढ़ूंगा। तुम्हारी हिफाजत जिम्मेदारी है मेरी। तुम्हारे मासूम सपनों की उड़ान को आसमान देना मेरा सबसे सुनहरा स्वप्न है। मैं हूँ तुम्हें दुनियावी तपिश से सुरक्षा देने के लिए। मेरी तमाम कोशिशें तुम्हें आगे बढ़ने का संबल देने और तुम्हारे अस्तित्व को सहजने के लिए तो है। ये सब कुछ कहाँ भी जाता है और कई बार अनकहा भी रहता है। पापा और बिटिया के मन तो एक दूजे की अनकही बात भी सुन लेते हैं, लेकिन अफसोस, मैं इन सब के लिए हर पल तरसती रही। मेरे पापा शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते आदि। एक बार मुझे सीने से लगाकर अपना हाथ मेरे सर पर रखकर तो देखते। पापा जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी। कहते हुए कंगना रोते रोते आदि के लिपटी ही फिसलती हुई ज़मीन पर बैठ गई। आदित्य भी उसे सीने से लगाकर उसके आंसू पोंछ रहा था। कंगना को अपने पापा के प्यार के लिए तरसते देख वहाँ खड़ी कावेरी और बाकी सभी लोगों की आंखें नम होने लग गई थी। पता है आदि, जब जगदीश ने प्रेम पत्र दिया तो मेरे पापा ने मुझे गुस्से में ज़मीन पर पटक कर कहा था, कौन सी वो मनहूस घड़ी जिसमें तुम जैसे औलाद मेरे घर जन्मी। जिस दिन तुम इस घर से जाओगी उसी दिन मैं चैन की सांस ले सकूँगा। मेरे पापा को मेरी वजह से घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए अनजान आदमी जगदीश, जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, उससे शादी कर ली। जब जगदीश और उसकी माँ भी मुझे छोड़कर चले गए तब मुझे पापा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मुझे इस मनहूसियत पर यकीन हो गया कि मैं सच में मनहूस हूँ। अगर फिर से उस घर में गई तो अपने भाइयों को किसी मुसीबत में न डाल दूँ। रोते सिसकते कंगना अपने दिल में दबे बरसों के दर्द को बाहर निकाल रही थी। जब तुम्हें अस्पताल में पहली बार देखा, तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सारे दर्द बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन इस मनहूसियत से तुम्हें भी खोने के डर से ही मेरा कलेजा फटने लगा था। तुम मेरी धड़कन हो आदि। तुम्हें महसूस करने से ही मैं फिर से जी उठी थी। लेकिन आदित्य ने रोते हुए कंगना के होठों पर अपनी अंगुली रख दी। नहीं कन्नू, और कुछ नहीं बोलोगी। तुम मनहूस नहीं, मेरी ज़िंदगी हो।
तुम इतनी दूर शहर में हो, लेकिन फिर भी मेरे गांव का हर इंसान तुम्हें जानता है, क्योंकि मेरे हर लफ्ज़ में तुम्हारा ही नाम आता था कन्नू। मेरी माँ हर दुआ में तुम्हारी सलामती मांगी, क्योंकि उनके बेटे में तुम्हारी जान बसती थी कन्नू। मुझे कोई फ़र्क नहीं तुम्हारे विधवा होने से। तुम्हारी हर याद को अपने दिल में संजो कर रखा है, तो तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता था कन्नू। अगले दिन ही आदित्य कंगना को लेकर अपने गांव चला गया, जहां सभी गांव वाले बहुत बेसब्री से आदि की कन्नू को देखने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे। गांव का जीवन सादगी भरा और मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। गांव में लोग साधारण रूप से जीवन यापन करते हैं। गांव का शुद्ध वातावरण सभी को पसंद है। देखना कन्नू, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। आदित्य गुमसुम कंगना का मन बहलाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। लोग अक्सर शहरी जीवन से परेशान होकर गांव का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता को पसंद करते हैं। तुम सुन रही हो ना कन्नू? हाँ हाँ, सुन रही हूँ आदि, कंगना ने धीमे स्वर में कहा। आदित्य अपने गांव पहुंच गया था। सभी बच्चे आदित्य की गाड़ी के पीछे हंसते खेलते दौड़ रहे थे, जिन्हें देखकर कंगना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चैप्टर 14। घर पहुंचते ही आदित्य के साथ कंगना जब गाड़ी से उतरी, सभी की नज़रें कंगना पर थी, जिससे कंगना एकदम सकपका गई। खेतों के बीच बना एक साधारण सा मकान, जहां चारों तरफ बस खेतों की हरियाली और गीली मिट्टी की खुशबू। कंगना ने पहली बार महसूस किया था कि शहर की आबो हवा में पली कंगना पहली बार इतना मनोरम दृश्य देख रही थी। एक पल के लिए अपनी घबराहट भूलकर गेहूं की फसल के बीचों बीच खड़ी होकर, बाहें फैलाकर आंखें बंद कर, उसे महसूस कर मंद मंद मुस्कुराने लगी। खेतों की ताज़ी हवा से एक अलग ही ऊर्जा कंगना को महसूस हो रही थी। कंगना गोल गोल घूमती हुई मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। आदित्य मदहोश होकर कंगना को एकटक देखने लगा। आदित्य की माँ उसे देखकर मन ही मन रात के वह पल याद करने लगी, जब आदित्य ने रोते हुए कंगना की सच्चाई बताकर कहा था कि मुझे मेरी कन्नू तो मिल गई, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी कहीं गुम हो गई है। मैं क्या करूँ माँ? उसकी मुस्कान लाने के लिए मैं क्या करूँ? तब जानकी देवी ने उसे गांव में लाने के लिए कहा था। आदित्य खुशी से आंसू छलकाए अपने माँ जानकी के गले लग जाता है। पास खड़ी औरतें और लड़कियां आपस में कुछ फुसफुसा रही थी। आदि ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा? ये शहर की लड़कियों की तरह लगती भी नहीं। कहाँ आदित्य गोरा चिट्टा आकर्षक नैन नक्श वाला, और कहाँ ये शहरी लड़की एकदम सांवली और दुबली पतली सी। तब एक लड़की ने दूसरे लड़की के कान में कहा, आदित्य बाबू की पसंद ऐसी होगी कभी सोचा नहीं था। इस लड़की के लिए सरपंच की बेटी झुमकी से रिश्ता ठुकरा दिया आदित्य ने। आदित्य के कानों में भी कुछ कुछ बातें पड़ रही थी, लेकिन अभी वो कंगना की खुशी को निहारने में व्यस्त था। कुछ देर बाद कंगना की प्रकृति में विलीन मदहोशी टूटी। तब वह आदित्य की माँ जानकी के पास आई। उन्होंने तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी। थाली पास खड़ी औरत को थमाकर कंगना को गले लगाकर प्यार से हाथ फेरने लगी। पहली बार कंगना ने माँ के प्यार की गहराई को महसूस किया था। खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। आदित्य ने पलकें झपकाकर शांत रहने का इशारा किया। कंगना ने आदित्य के पापा सुरेंद्र जी के पैर छुए। उन्होंने भी सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराकर कहा, बेटियों की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है बच्चे। ये शब्द सुनते ही कंगना ने उनके सीने से लगकर दो मोती फिर से ढुलका दिए। कंगना ने महसूस किया आदित्य के छोटे से घर में खुशियां अनगिनत थी। आदित्य को ऑफिस के काम से शाम को वापस शहर निकलना था, लेकिन कंगना को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आदित्य की माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब वापस लौटोगे कंगना का एक अलग रूप देखोगे। आदित्य बेमन से ही शहर वापस लौट गया। 15 दिन बाद आदित्य वापस गांव लौट रहा था। उसके मन में कंगना के लिए बड़ी चिंता थी। अपने घर के नज़दीक पहुंचकर आदित्य ने गाड़ी की खिड़की की कांच हटाकर झाँका। बाहर का नज़ारा देखते ही आदित्य के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। अपने घर के सामने वाले पेड़ पर कंगना खिलखिलाती हुई झूला झूल रही थी। आदित्य के पापा सुरेंद्र जी उसके पीछे खड़े होकर झूला दे रहे थे।
उनकी माँ जानकी देवी सामने खड़ी मुस्कुराते हुए झूले से आते कंगना के मुंह में निवाला डाल रही थी। यह दृश्य देखकर आदित्य खुशी से गदगद हो उठा। अरे, आदित्य भी आ गया, जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य को देखकर कंगना की खुशी डबल हो गई। आदि, देखो ना, अंकल मुझे धीरे धीरे झूला दे रहे हैं। कहते हैं मुझे झूलने का नॉलेज नहीं है, गिर जाऊंगी, कंगना ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा। पहले तो तू मुझे अंकल कहना बंद कर, कुछ दिनों में तो इस घर की बहू बन जाएगी, तो पापा नहीं कह सकती, सुरेंद्र जी ने कंगना के सर पर थपकी मारते हुए कहा। अंकल, कुछ दिन मुझे बेटी ही रहने दो ना। आप आदि की शादी उस झुमकी से ही करवा दो। शादी के बाद सास ससुर बनकर मुझे प्यार और स्नेह देने में आप लोग कंजूसाई करोगे, कंगना ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन जानकी देवी, सुरेंद्र जी और आदित्य उसे हैरानी से देखने लगे। आदित्य बिना कुछ कहे अंदर चला गया। तब कंगना को महसूस हुआ कि उसकी बात आदित्य को कितनी चुभ गई। सुरेंद्र जी ने जानकी के कान में धीमे स्वर में कहा, झुमकी के बारे में कंगना को किसने बताया? अरे, वो शांति भाभी आई थी ना, तब उसने मुझसे कहा कि आदित्य ने इस दुबली पतली सावली छोकरी में ऐसा क्या देखा जो मेरी झुमकी के रिश्ते को सबके सामने मना कर दिया। सुरेंद्र जी अपने सर पर थपकी मारकर कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद आदित्य गुस्से से बाहर निकला और खेतों की तरफ चल गया। कन्नू की तरफ एक बार भी नहीं देखा। कन्नू को आदि खुद को अनदेखा करना बहुत बुरा लगा। चैप्टर 15 अंतिम भाग। कंगना भी उदास सी उसके पीछे जाने लगी। आदित्य कुछ दूरी पर धीरे धीरे सोचता हुआ चला जा रहा था। आदि, कंगना ने आवाज़ दी। आदित्य ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर चुपचाप बिना कुछ कहे बस चलता ही रहा। कंगना दौड़ती हुई उसके पास गई और आदित्य के सामने खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर कहा, कहाँ जा रहे हो? आदित्य बिना कुछ कहे दूसरी तरफ से जाने लगा। कंगना ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओह, तो जनाब सरपंच जी को मनाने जा रहे हैं झुमकी से शादी करने के लिए। आदित्य को यह सुनकर और तेज़ गुस्सा आ गया। अपना हाथ झटककर कंगना की कमर पर पकड़कर अपने करीब लाकर बोला, 12 साल इंतज़ार किया है, आगे भी कर लूँगा। अगर शादी नहीं करनी है तो सीधा सीधा भी बोल सकती हो। कितनी बार कहा मेरे प्यार को जिस्म की समझने की गलती मत करना। जिस्म से चाहत का इजहार बहुत आसान है, आत्मा से चाहत का इजहार करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। आदित्य का इस तरह खुद के करीब लाना कंगना को बहुत प्यारा लग रहा था। हरियाली की ताज़ी हवा में आदित्य के स्पर्श से कंगना सिहर उठी। उसके हाथ आदित्य के सीने पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे। कंगना को इतना नज़दीक लाकर आदित्य भी खुद से बेकाबू होने लगा। उसने आहिस्ता से कंगना को छोड़ दिया और नज़रें फेर कर जाने लगा। कंगना के गाल भी शर्म से लाल हो गए थे। कंगना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कंगना ने सीने पर हाथ रखकर चारों तरफ एक बार फिर नज़र दौड़ाई, आदित्य को देखने के लिए। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, चिंता मत करो। आदित्य नीचे खेत पर मिट्टी से बनी मेड़ पर बैठा गुस्से में बोला। आदित्य को देखकर कंगना झेप गई। गहरी सांस लेकर उसके पास बैठ गई। तुम्हें कब से मेरी मजाक इतने चुभने लग गई? कंगना ने आदित्य को देखकर कहा। कंगना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर आदित्य ने कहा, मजाक नहीं चुभती, मजाक में किसी और का मेरी ज़िंदगी में होना चुभता है। तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, मैं कई जन्म और इंतज़ार कर सकता हूँ। तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें कभी खुद से ज़्यादा करीब नहीं लाऊंगा। अब आदित्य की आंखें डबडबाई। कभी कभी मुझे डर लगता है आदि, इतने बरसों बाद मिली खुशियाँ मुझसे छिन न जाए। कंगना आदित्य के कंधे पर सर रखकर कहने लगी, जब से तुम्हें समझने लगी हूँ मेरा एक ही सपना था, तुम्हारी दुल्हन बनना। हर साल शहर में तुम्हारे किराए से रहने वाले घर में जाती थी, लाल साड़ी पहनकर, कि जब भी तुम आओगे झट से साधारण तरीके से शादी कर लूँगी। लेकिन आदित्य ने फिर कंगना के होठों पर अपनी उंगली रख देता है। दोनों सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू में एक दूसरे में खो जाते हैं। आदित्य और कंगना गांव में ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आदित्य के प्यार के रंग में कंगना का चेहरा और भी निखरने लगा।
आदित्य के लिए आज भी कंगना किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं लग रही थी। आदित्य कमरे में प्रवेश करता है। आज दोनों की पहली रात थी। आदित्य कमरे में आते ही शावर लेकर चुपचाप अपना तकिया और चटाई लेकर बालकनी में जाने लगता है। कंगना दौड़कर आदित्य के पीछे से लिपट कर कहती है, अब और शर्मिंदा मत करो आदि। कंगना की आंखें भीगी हुई थी। आदित्य ने कंगना के आंसू पोंछते हुए कहा, पागल हो गया कन्नू, मुझे लगा तुम्हें अभी वक्त चाहिए एक दूसरे को समझने का। कहकर आदित्य ने कंगना को सीने से लगा लिया। आदित्य ने कंगना को गोद में उठाकर बेड पर सुलाया। आदित्य और कंगना देर रात तक बातें करते रह गए। कंगना को आदित्य की बाहों में बोलते बोलते ही नींद आ जाती है। आदित्य घंटों कंगना को सोता हुआ निहारता रहता है। कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चला। आदित्य और उसके माँ बाप ने कंगना के अतीत का कभी जिक्र भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाया, क्योंकि आदित्य की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों, आपको यह नई कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।